हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको राइटिंग टास्क 2 में जो आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 होता है उसके अंदर पूरी इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। तो आपको पहले भी मैंने जैसे बताया है कि एक टास्क लिखते हैं उसमें इंट्रोडक्शन होता है, BP1 होता है, BP2 होता है एंड कंक्लूजन होता है। तो जो आपकी इंट्रोडक्शन होगी उसके अंदर 40 to 50 वर्ड्स आप लिख सकते हो, 2 से 3 सेंटेंस लिख सकते हो और आपके पास 10 मिनट का टाइम होगा, 10 मिनट्स यू विल हैव। एंड इस तरह से आप ये माइंड मैप क्या करेगा। तो ये हमारी बुक में दिया है, जो ईसॉप आईएलटीएस की बुक है, उसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है, क्या करना है कैसे करना है। तो आप बुक परचेज कर सकते हो या मेरी वीडियो जो भी है वीडियो आप देख सकते हो, उससे आपको राइटिंग टास्क 2 के बारे में पता चलेगा। इस तरह से ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है और क्वेश्चन के नीचे इंस्ट्रक्शन दी होती है। तो इंस्ट्रक्शन से हमें पता चलता है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आपको रीजन एंड इफेक्ट्स पूछे जाएंगे, एडवांटेजेस नॉट डायरेक्ट पूछ लेगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पूछ लेगा या व्हाई इज दिस एंड व्हाट कैन बी डन टू डील विद इट। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट में पूछेगा, इनडायरेक्ट में इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को नीचे आपने जब इंस्ट्रक्शन पढ़नी है तो उससे आपको पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्या क्या उसके अंदर आपको माइंड में सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लिखनी पड़ती है। अगर आपको बैकग्राउंड आता है उसका बढ़िया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप उसका पैराफ्रेज कीजिए। तो आपको एक इंट्रोडक्शन के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं ये आपको फॉलो करना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं। यस, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर बैकग्राउंड होता है, जनरल स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है। दूसरा आपको पैराफ्रेज करना होता है और तीसरा आपको थीसिस या आउटलाइन, ये थीसिस या आउटलाइन, सॉरी थीसिस एंड आउटलाइन दोनों ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब 4 चीज़ें हैं जो आपको राइटिंग टास्क 2 की इंट्रोडक्शन में लिखनी पड़ेगी। तो अभी हम राइटिंग टास्क 2 का एक इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। उसके अंदर आप कैसे इंट्रोडक्शन करोगे, उसमें सभी चीज़ों को कैसे ऐड करोगे, इसमें आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड और पैराफ्रेज सोचते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, नाउअडेज मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर बीइंग ब्रॉट अप इन अ सिंगल फैमिली। तो अब देखो आजकल आप इसमें जो बैकग्राउंड पहले समझो, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड लिखेंगे BACKGR। ओके, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हमने क्या लिखना है इसका, तो बैकग्राउंड के अंदर हम इसके यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्यों ऐसा है। जैसे नाउअडेज मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर बीइंग ब्रॉट अप इन अ सिंगल पैरेंट फैमिली, मतलब आजकल बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एक सिंगल पैरेंट फैमिली के अंदर जो भी उनका पालन पोषण किया जा रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है पालन पोषण किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, किस वजह से ये एक नया ट्रेंड आ गया, ये नया डेवलपमेंट किस वजह से हुआ है। तो आप ये सोचोगे कि आजकल की जो सेवरल genes have taken place in the several several genes have taken place in the types of families. Okay, several genes have taken place in the types of a family. जो फैमिली के टाइप्स होते हैं उसमें बहुत सारे चेंज आ गए हैं। तो एक तो आपका ये बैकग्राउंड बनेगा, आप ये बैकग्राउंड सोच सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड आप इससे सेटिस्फाइड नहीं, सर नहीं हम इस बैकग्राउंड से सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि आगे आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर नाउअडेज मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर बीइंग अप इन अ सिंगल पैरेंट फैमिली। तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, नेक्स्ट आपका लगेगा कि बच्चों का पालन पोषण नॉट ओनली सिंगल पैरेंट फैमिली बट ऑल्सो जॉइंट फैमिली, दोनों में ही इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बच्चों का पालन पोषण किस तरह से किया जाए। लेकिन आजकल जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है या टाइम जैसे चेंज हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण सिंगल पैरेंट फैमिली में किया जा रहा है या सिंगल पैरेंट फैमिली में हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड क्या सोचा है कि जॉइंट फैमिली एंड सिंगल पैरेंट फैमिली को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ओके, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली बोथ आर इम्पोर्टेंट किसके लिए, फॉर रेजिंग द चिल्ड्रन। तो मैं यहाँ पे इसका ये बैकग्राउंड लिखने जा रहा हूँ, नॉट ओनली joint, not only
joint family, but also nuclear family. Okay, no family is okay, not only joint family but also nuclear, okay, but also nuclear families are suitable for the good development of the children. Okay, yet okay, yet लिख दिया, nevertheless, फिर भी nevertheless, फिर भी in this day and age, चिल्ड्रन की जगह आप अगर जैसे आपको चिल्ड्रन का सिनोनिम्स आपको पता है यहाँ पे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे इसका सिनोनिम्स चेंज कर सकते हो। जैसे चिल्ड्रन की जगह पे आप नोट कर सकते हो टॉडलर्स, TODLERS, टॉडलर्स, ऑफस्प्रिंग्स भी लिख सकते हो। नेवरदलेस इन दिस डे एंड एज एंड engaging number of toddlers, not only joint family but also nuclear families are suitable for the good development of toddlers. Nevertheless, in this day and age, and number of them are okay. Nurturing the final question, an increasing number of them, उनकी एक बड़ी संख्या और an increasing number of एक उनकी बढ़ती हुई संख्या, increasing number of them are nurturing in a family या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, increasing number of them are nurturing with those who belong to one parent family. Okay, तो इस तरह से मैंने इसके बारे में आपको इसका पैराफ्रेज एंड इवन बैकग्राउंड लिखा है। तो पैराफ्रेज जो इसका स्टार्ट हुआ है वो पैराफ्रेज इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से उसका पैराफ्रेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, PARAPHRAS, ओके, पैराफ्रेज। तो उसका पैराफ्रेज यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर नॉट ओनली जॉइंट फैमिली बट आल्सो न्यूक्लियर फैमिलीज आर सुटेबल फॉर द गुड डेवलपमेंट ऑफ द टॉडलर्स। नेवरदलेस इन दिस डे एंड एज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देम आर नर्चरिंग विद those who belong to one parent family। तो यहाँ पे इसका मैंने बैकग्राउंड भी लिख दिया और इसका पैराफ्रेज भी मैंने कर दिया। अब आपको आगे जैसे मैंने बताया था कि इनको लिखने के बाद आगे आपको थीसिस एंड आउटलाइन लिखनी होती है। ये हमारी बुक है उसमें से आप देख सकते हैं, अगर 6 और 7 बैंड किया है तो आप यहाँ से ये पूरा का पूरा आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आपका ये 6 और 7 बैंड का जो टारगेट है वो अचीव आप कर लोगे इससे। और अगर आप कहते हैं सर अभी थोड़ा और बड़ा टारगेट है, 7.5 और 8 बैंड का टारगेट है, तो इसका आप कॉपी पेस्ट कर, पहले मैं आपको इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ।
is as well as potential consequence of it will be described with the perfect conclusion. लास्ट में क्या है conclusion, ओके conclusion लिखना चाहो, जजमेंट लिखना चाहो, जो भी है, ओके conclusion. तो ये इसका थीसिस एंड आउटलाइन है। क्या ये इसका थीसिस एंड आउटलाइन है। थीसिस एंड आउटलाइन है। दिस इज द थीसिस एंड आउटलाइन व्हाट फैक्टर्स डिस्क्राइब विद द परफेक्ट कंक्लूजन। तो आप इस तरह से ये पूरे का पूरा आप बीच में से अगर ये पैराफ्रेजिंग और थीसिस एंड आउटलाइन और बैकग्राउंड ये वर्ड आपको वहां नहीं लेंगे, आपको तो पूरा वापस से लिखना, नॉट ओनली जॉइंट फैमिली बट आल्सो न्यूक्लियर फैमिली फॉर गुड डेवलपमेंट ऑफ द toddlers and adolescents. This day and age an increasing number of them are nurturing with those who belong to. अब ये आप लोगों के साथ नर्चरिंग मतलब पालन पोषण हो रहा है, एंड increasing number of them उनमें से बहुत बड़ी संख्या का पालन पोषण हो रहा है विद दोज उनके साथ who belong to one parent family। मतलब यही होगा कि वो वन पेरेंट फैमिली में उनका पालन पोषण हो रहा है। इसके लिए आपको टेक्निकल वोकैबुलरी पहले बताई थी, जैसे आपको आप जब इसका वन सेकंड लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लेना किस तरह से पैराफ्रेजिंग किया जाता है। पैराफ्रेजिंग में जैसे मैंने यहाँ से पैराफ्रेजिंग स्टार्ट किया, तो पैराफ्रेजिंग में जैसे नाउ डेज या उसमें लिख दिया इन दिस डे एंड एज, यहाँ पे इन 21st सेंचुरी की आप लिख सकते हो, और यहाँ पे आप इन मॉडर्न डेज, इन मॉडर्न वर्ल्ड, इन मॉडर्न ऑफ ये भी लिख सकते हो। मोर को मैंने लिख दिया, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लिख दिया। उसके बाद चिल्ड्रन को यहाँ पे देम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पीछे बात टॉडलर्स की हो रही है, चिल्ड्रन की हो रही है। बीइंग ब्रॉट अप इसका मतलब होता है रेज करना, फोस्टर करना, नर्चर करना, आप इस तरह से भी इसका लिख सकते हो। और अगर आप मान लो इसकी आप और बढ़िया तरीके से भी इंट्रोडक्शन बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो आप ये जो वर्ब है इस वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, आई मीन एक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो तब उसके बाद आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। तो आपका ये बन जाएगा इस तरह से, जैसे नर्चरिंग ऑफ मोर एंड मोर, ये नर्चरिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इज बीइंग डन in that family या with those people who live in a nuclear family। आप इस तरह से भी इसका पैराफ्रेज कर सकते हो। यहाँ से अगर आप ये वर्ब से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये इसका है। और अब आप ये सिर्फ 6 और 7 बैंड तक है। अगर आप कहते हैं सर 8 बैंड स्कोर, 9 बैंड स्कोर, 7.5 बैंड स्कोर, तो आपको ये डालना पड़ेगा सच डेवलपमेंट इज प्राइमरी ड्यू टू। तो यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा डालना पड़ेगा। तो फिर आप ये रिमूव कर सकते हो, आप थीसिस एंड आउटलाइन आप ये लिख सकते हो, ओके। अगर आप आपका टारगेट है 6.5 और 8 मिनट्स, लेकिन प्लीज यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, तो यहाँ पे आपको 7.5 बैंड स्कोर सच डेवलपमेंट इज प्राइमरी ड्यू टू। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वो 2 रीजन लिखने पड़ेंगे। कौन कौन सी रीजन है? अब पहले सोच लीजिए कि आजकल फैमिली सिंगल पेरेंट फैमिली में बच्चों का क्यों पालन पोषण किया जा रहा है, क्यों वहां पे। तो जो आपको रीजन लगे वही आपको 2 रीजन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे जो आपको BP1 के अंदर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले रीजन फाइंड आउट करता हूँ कि क्या रीजन हो सकते हैं इसके। तो देखिए, बच्चों को सिंगल पेरेंट फैमिली में रेज किया जा रहा है, नर्चर किया जा रहा है या फोस्टर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला रीजन है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो, आप सोचिए कि सिंगल पेरेंट फैमिली में वो मोर कॉन्शियस अबाउट
देयर चिल्ड्रन। मोर कॉन्शियस होता है, बहुत ज्यादा अवेयर है, बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा मीन्स उनके कैरियर के बारे में सोचते हैं, तो उनके कैरियर के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अवेयर है, अवेयर द लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रन, देयर टोडलर। तो यहाँ पे उसका एक वर्ड क्या बने, मतलब 2-3 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि ड्यू टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं लिखी। सच डेवलपमेंट इज प्राइमरी ड्यू टू मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू टू मोर बहुत ज्यादा मोर मान लो ये पेरेंट्स बच्चों के साथ ज्यादा उनका क्या है, प्राइमरी ड्यू टू एक सिंपल तो ये ड्यू टू क्लैश इन अदर टाइप ऑफ फैमिली, क्लैश इन अदर टाइप ऑफ फैमिली। अब आपको पता है अदर टाइप ऑफ फैमिली के अंदर क्या होता है, क्लैश का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन मींस कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो पहला ड्यू टू क्लैश इन अदर टाइप ऑफ फैमिली। दूसरी फैमिली में तो क्लैश होता है, पूरा क्लैश में लिखोगे किस प्रकार का क्लैश होता है, मतलब वहां पे जो दूसरी फैमिली वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती, वो या फिर अपने बच्चों पे ध्यान देती, तो अपनी इस तरह से कुछ थिंकिंग बन जाती है जिससे वहां पे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता, तो फिर वो सिंगल पेरेंट फैमिली में होता है। सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों का खुद पालन पोषण करेंगे, क्योंकि जो दूसरे हैं वो अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचते। तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको कैपिटल लेटर में करना था, सॉरी, तो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि ये आपका जो कारण है वो आप लिखने जा रहे हो कि पहले तो ये बात है। दूसरा कारण सोचिए, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि बच्चों को सिंगल पेरेंट फैमिली में सिंगल पेरेंट फैमिली में उनका नर्चरिंग किया जा रहा है, तो दूसरा कारण आप क्या, पहला तो क्लैश हो गया। आप सोच लीजिए कि मम्मी पापा और जैसे आप हो या आपके आप दादा दादी से या दूसरे चाचा से क्यों दूर चले जाते, तो पहला तो ये होता है कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती है, मोस्टली फाइटिंग में मैंने क्लैश लिख दिया, क्योंकि इस वजह से होती है, वो आप नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्या रीजन रहा होगा कि हम वहां से दूर चले जाते हैं, तो दूसरा रीजन ये होता है कि हमारे मम्मी पापा ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं, उनका हमारे साथ ज्यादा अटैचमेंट है, तो थिंक ऑफ मोर थिंकिंग अबाउट देयर ब्रूड्स, मतलब मोर थिंकिंग अबाउट देयर ब्रूड्स, मतलब ब्रूड्स होता है बच्चों के बारे में ज्यादा सोचना मतलब ओवर। तो दूसरा रीजन क्या है, यस ओवर केयरिंग, इसका मतलब क्या, ओवर केयरिंग लगेगा, ओवर केयरिंग फॉर किसके लिए, ओवर केयरिंग फॉर किसके लिए, ओवर केयरिंग फॉर किड्स, ओवर केयरिंग फॉर ऑल किड्स, अपने बच्चों के लिए, ओवर केयरिंग फॉर ऑल किड्स, अपने बच्चों के लिए ज्यादा केयर होगा। या आप इसका एक और रीजन ये भी लिख सकते हो, इनसिक्योरिटी फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स, मतलब कई बार हम अपने बच्चों का इनसिक्योरिटी का मतलब हुआ कि वो हमारे बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आप आगे जाके लिख दोगे, कहां से लेके, आपको यहां से लिख दो, ये बीच में लिख रहा, एक तो ये रीजन हो गया और एक ओवर केयरिंग फॉर ऑल किड्स, तो ये दूसरा इसका रीजन हो गया। ये दोनों रीजन आपको BP1 के अंदर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पता है कि इस प्रकार की फैमिली का क्या बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो भी आप आगे लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों पर बहुत इंडिविजुअल्स, यहाँ पे इंडिविजुअल्स काट देना, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंडिविजुअल्स लिखना, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बहुत okay, on both and their surroundings लिखना चाहो surroundings लिख सकते हो, या family लिखना चाहो family लिख सकते हो। जो आप यहाँ से लिख के जाओगे वहीं आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आपको जो इसके एक्यूट रेमिफिकेशन है, ये जो सीरीज के प्रभाव है, या जो नेगेटिव इसके रिजल्ट्स हैं, वो बच्चों पर भी पड़ेंगे और फैमिली पर भी पड़ेंगे, on both the offsprings and the family। तो ये आपका एक 7.5 बैंड स्कोर, 8 बैंड स्कोर और 9 बैंड स्कोर की इंट्रोडक्शन है। गॉट इट, ठीक है, लग गया पता आपको। ये यहां से लेके नॉट ओनली यहां से आपका इसको आप बताओगे, सी टाउन से ये हो गया, इसके बाद ये
ये हो गया, ये नीचे वाला आई थिंक बेस्ट है ना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसमें से जैसे कुछ ये वर्ड आप कर लोगे ना, नॉर्मल वर्ड लिमिट हो जाएगी आपकी। नॉट ओनली जॉइंट फैमिली बट ऑल्सो न्यूक्लियर फैमिलीज आर suitable for the good development of daughters. And nowadays in this day and age, an increasing number of them are nurturing with those who belong to one parent family. Such development is primarily due to due to clash in other type of family or mixed family and overcare or own kids, which has a number of long-lasting and acute ramifications on both individuals and यहाँ पे individuals की जगह हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे individuals की जगह हम क्या ऐड करेंगे, what will add, क्या ऐड करेंगे, offsprings offsprings and what is it and फैमिली मेंबर रेमिफिकेशन प्रभाव और एक्यूट दुष्प्रभाव बुरे प्रभाव से, एक्यूट रेमिफिकेशन बहुत ज्यादा सीरियस बुरे प्रभाव से। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये इसकी इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको ये बताया। गॉट इट? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप और भी ज्यादा थोड़ा सोचते हो इंट्रोडक्शन बनाना, तो यहाँ पे देखिए कभी भी इंट्रोडक्शन बनाते वक्त आपको या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप जो वैसे उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, खुद ही ऊपर स्टार्ट किया हुआ है ये वाला मोर चिल्ड्रन, तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट कर लीजिए या सिंगल पेरेंट फैमिली से स्टार्ट कीजिए। आप वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको इसका इंट्रोडक्शन आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। अगर आपका इसको आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पे आप इसका आपको जैसे पैराफ्रेज करना है या बैकग्राउंड लिखना है, तो इसका बैकग्राउंड पहली बात तो आपको अगर आए तो देखो, नहीं अगर समझ में आया तो बैकग्राउंड प्लीज मत लिखना, सीधा स्टार्टिंग कर दीजिए। ब्रॉट अप मतलब ये वर्ब है, इसको नर्चर भी होता है, फोस्टरिंग वर्ब है। तो आप अगर वर्ब से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट किसी मतलब सब्जेक्ट चिल्ड्रन से स्टार्ट कर दिया, अब आप वर्ब को वहां से स्टार्ट करोगे तो आपको करने का तरीका ये है कि इस जो वर्ब होती है इसको आपने आईएनजी के साथ ऐड करना। जैसे इसका मतलब होता है ब्रॉट अप का या ब्रिंग अप का, किसी का पालन पोषण करो, तो आप लिख सकते हो फॉस्टरिंग। Okay, the fostering of an increasing number of young blood. Okay, young blood, the number of young blood बोल सकते हो, या जैसे मैंने आपको बताया टॉडलर्स बोल सकते हो, किड्स बोल सकते हो, और ब्रूड्स बोल सकते हो, young bloods. Young bloods is being handled done those who have an extended इसका पैराफ्रेज कर सकते हैं, ये पैराफ्रेजिंग इसका। उसके बाद फिर आप यहाँ से आई थिंक यहाँ से उसको आप कर सकते हैं।
ओके, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। ये भी आपकी इंट्रोडक्शन हो गई और ये भी आपकी इंट्रोडक्शन हो गई। आप दोनों में से जो भी आपको अच्छे लगे वही आप ले सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको BP1 और BP2 करवाया जाएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस।